इसमें ज़रा भी भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है कि गाली देने वाले लोग कौन हैं। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है। उनको चिंता ये है कि जब हमने सबको ख़त्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं। अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से ट्रोलिंग, थ्रेटनिंग, धमकियों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई है कि हाँ, अगर कोई मनमाफिक बात नहीं कह रहा तो उसे धमका दीजिए, उसकी माँ बहन को गाली दे दीजिए, उसका नंबर सार्वजनिक कर दीजिए और कहिए कि इसको गाली दे। जिस तरीके से ये पूरा भ्रम फैलाया गया है, इसी भ्रम के साथ दूसरा सवाल मैं जोड़ देती हूँ कि क्या आपके परिवार की प्रतिक्रिया होती है इस तरीके की धमकियों पर? क्या इसी को जवाब समझा जाए? नहीं, जानना चाहिए आप लोगों को भी, मुझे क्या है जी। उन ट्रोल्स तक ये पहुंचना चाहिए कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, इनका किसी की एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप केवल एक पत्रकार नहीं हैं या वो व्यक्ति नहीं है, वो दानव नहीं है जिसके रूप में आपको प्रचारित किया जाता है। एक आम परिवार की तरह आपके भी परिवार में लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। भारत के इतिहास में गालियां रही हैं, लेकिन सांस्कृतिक यात्रा में गालियां रही हैं, वो आ गईं किसी भी तरीके से। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से गालियों के लिखने का दौर चला और बोलने का दौर चला, वो कभी भी नहीं रहा। तो जो चौराहे की बहस थी वो अब ड्राइंग रूम में हो रही है और हम लोग के फ़ोन नंबर पे हो रही है। इसमें ज़रा भी भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है कि गाली देने वाले लोग कौन हैं। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है। उनको चिंता ये है कि जब हमने सबको ख़त्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं। तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं। मैं लिखता हूं, मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। बहुत ही वो मारने काटने की गालियां, तर्क वो करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो बहुत सारे लोग यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे। तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं और यही प्रक्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियाँ पड़ती हैं, धमकियाँ पड़ती हैं, इससे ज़िंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज़्यादा लिखने लगा हूँ, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज़ चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो ज़रूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है।
हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। तो बहुत गालियां पड़ती। मेरे फ़ोन पे पिछले 5 दिनों से, जब वो 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ, तो अचानक कहने लगा आप एंटी नेशनल हैं। मैंने कहा मैं कैसे एंटी नेशनल हो गया भाई, तो समझ में नहीं आया। तो वो कोई अवार्ड सेरेमनी था, उसमें मैं कुछ बोल आया न्यूज़ चैनलों को, तो उन्होंने उसके बाद से भयानक ट्रोलिंग शुरू हुई। और मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन नहीं, 2 फ़ोन नहीं, 3 फ़ोन नहीं, मतलब 5 दिनों तक लगातार मैं एक शब्द टाइप नहीं कर पाता था अपने फ़ोन पे, इतने फ़ोन आते थे लगातार। तो उनको देखना ही एक तरह से हदस जाना है कि आंखों में चुभता है कि इतना फ़ोन कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, किसको मुझसे इतनी दिक्कत हो गई है। भाई जब आपको 15 लाख नहीं मिले उनसे तो दिक्कत नहीं हुई, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं था कुछ, आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। ये कहां से आया है? और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं? हम कहां एंटी मोदी, हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हजारों की संख्या में फोन और 3000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको रखना पड़े, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज़ 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके ज़रिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। वो इस लड़ाई में अब सामने नहीं है, वो उपदेशक हैं। 7 दिन तक लड़ाई हो जाए फिर वो कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, कश्मीरी लोगों से नहीं है, वो कह सकते हैं। क्योंकि उनको बहुत सारी रैलियां करनी होती तो कुछ ना कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं वो। तो ये एक व्यवस्था बनी है जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज किया, या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ने लेजिटिमाइज किया है। ये अब 5 साल के बाद अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे? ज्यादातर ट्रोल करने वालों को वो क्यों फॉलो करते हुए नजर आते हैं? और वही सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो आईटी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहां से रही है और जा कहां से रही है। तो बहुत खराब है, इसको रोज झेलना, गालियां बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फ़ोटो खिंचवा लें। मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूज़ रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, सब वाकिफ हैं। नहीं, वो एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। जी, बहुत 900 चैनल हैं इस देश में। हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहाँ बड़ी नैतिकता की बातें होती है। वही संपादक जो न्यूज रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूँ आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, सिर्फ संगोष्ठियों और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज़ रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। ये जो देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए, हम न्यूज़ एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने खराब हो गए हैं। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाईलाइन भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन
वो पत्रकारों के नाम तक नहीं है। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है और जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, दो चार व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों दो चार व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों दो चार वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है।